एग्रोजेट क्लासेस की लाइव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो पेपर है उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों का अच्छा हुआ होगा और जो पेपर का लेवल है आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी इजी पेपर था। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का जो पेपर है रसायन शास्त्र, उसकी आंसर की उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से है वो आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल सा क्वेश्चन जो 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है POP का, तो वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है CaSO4.12H2O। इसके बाद दूसरा सवाल जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, आबंध ऊर्जा के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, एक तो एटॉमिक साइज और दूसरा वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ अगर हम एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी 900 समथिंग एंथैल्पी इसकी होती है। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कौन सा अणु समतल है। 4th चैप्टर हमारा बॉन्ड से रिलेटेड जो चैप्टर था वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ी थी VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सारणी जो आती है हमारे पास, उसी सारणी से यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है और इस तीसरे सवाल का जवाब हमारे पास हो जाता है जिनोन फ्लोराइड XeF4। 4 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और 2 यहाँ पे जिनोन में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत ब्रॉन्स्टैंड सार, हमारा इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर जो अभी हमने सबसे लास्ट में किया था उसी चैप्टर में से सीधा सा सवाल पूछा गया है कि ब्रॉन्स्टैंड सार इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि जो हैलोजन है उसका सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें होगा वो सबसे प्रबल या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो हमारे पास सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर आता है क्लोरीन का, ClO- का। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास है फोटोकेमिकल अभिक्रिया। सीधे सीधे एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पे याद करने के लिए दिए थे आपको, जो काइनेटिक हमारा इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे हमारा चैप्टर था अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड, उसके अंदर हमारे पास सीधा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि H2, और हमने वहाँ पे आपको बताया भी था कि जिस रिएक्शन में आपको प्रकाश की उपस्थिति मिले उस रिएक्शन में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अभिक्रिया 0 कोटि की अभिक्रिया होगी। H का मतलब हमने आपको बताया था कि ये जो है H ये यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 6th क्वेश्चन कि 4 हमने आफ्बो के नियम पढ़े थे। आफ्बो के रूल में सीधा सा सवाल यहाँ पे जब हमने यहाँ पे पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जेट के अंदर आपसे रूल से ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है साइंटिस्ट का नाम, कि ये रूल किसने दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जो नियम दिया गया है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, और ये रूल दिया था पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। हुंड का नियम जो था उसमें हम कहते हैं कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाता। सेकंड जो हमारे पास रूल था वो था पाउली का अपवर्जन नियम। इसके बाद ये आपका सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एपेटाइट खनिजों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से इनमें कौन सा शामिल है, कौन सा तत्व जो है एपेटाइट खनिज में आता है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाता है फास्फोरस। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश की जो है यहाँ पे इस साल इस पेपर में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए हम ज़्यादातर क्लासरूम में भी बच्चों को यही बताते हैं कि आप हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, उसको भी यूज़ करें, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ वर्ड काम में लिया गया दबाव, जबकि आपको ये समझना है कि यहाँ दबाव नहीं होकर यहाँ वर्ड काम में लेना चाहिए दाब। फिर दूसरी बात, अभिक्रिया की दर
इन सब में डिपेंड, जैसे ताप पे डिपेंड करती है नॉर्मली। एकाग्रता वर्ड, ये वर्ड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस बार गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ पेपर है। एक तरीके से कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ होना चाहिए था सांद्रता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हिंदी में जो वर्ड लिखा है एकाग्रता, एकाग्रता की जगह बच्चों को यहाँ पे ये वर्ड समझना था, लेकिन ये ट्रांसलेशन कुछ इसी तरीके से किया गया है। लेकिन सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा गया कि किस पे निर्भर नहीं करता, तो बेसिकली उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का तो आप अच्छे से जानते हैं कि उत्प्रेरक का काम ही होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। रही बात यहाँ पे दाब की, तो दाब केवल और केवल जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं गैसीय अभिक्रियाएं, उनमें इसका इफेक्ट होता है। बाकी सॉलिड और लिक्विड स्टेट की जो केमिकल रिएक्शंस है उनके ऊपर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दबाव या दाब। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही सिंपल सवाल, ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लास में अच्छे से हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग से यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई गई थी। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है CH2O, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले से पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो CH2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। हाइड्रोजन का आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं उनके साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस, तो +1, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस के और 2 माइनस के, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो अब जो कार्बन बचा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर होगा CH2O में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो आंसर हो जाता है 0। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक, अब ये फिर से यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग की मिस्टेक है, निद्युत जो लिखा हुआ है, निद्युत की जगह हमें ये पढ़ना था कि कौन सा अधिकांश विद्युत तत्व है। अधिकांश मतलब इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो है उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, साथ साथ में हिंदी के साथ साथ में, क्योंकि कुछ वर्ड जो नॉर्मली पेपर में भी लिखा हुआ आता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस अगर कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो इंग्लिश को ही दी जाती है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें क्वेश्चन को, तो हमें पता चलता है कि आपसे पूछा गया है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है। तो हमने वहाँ पे पढ़ रखा था पीरियडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। आपको ये जो एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एलिमेंट आते हैं हमारे पास 14 ग्रुप के एलिमेंट, और इनमें ऊपर से नीचे जा रहे हो अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। तो हमें सीधा सा पता है सबसे ऊपर एलिमेंट आ रहा है कार्बन, तो कार्बन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ इस पेपर में थोड़ा सा जेट के लेवल में अच्छे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ आपको बताना है कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ऊर्जा के लिए न्यूनतम मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर आपके पास हो जाता है डेल्टा H से ज्यादा, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है उससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपके पास एल्केन्स में संकरण के बारे में। तो एल्केन्स की बात कर ली, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लासरूम में बताया गया था, सबका हाइब्रिडाइजेशन, उनके एंगल्स और उनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह सारी चीज़ें आपको लिखाई जाती है। और हमने एक सारणी बनाई थी जिसमें ये सारी चीज़ें हम BA-CPR थ्योरी में भी वहाँ पे भी बॉन्ड एंगल वगैरह हमने पढ़ा था। तो एल्केन्स के लिए सीधा सा है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए CH4 मीथेन है, तो मीथेन के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो हमारे पास सीधा सा आंसर है sp3। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पैरामैग्नेटिक गुण है। फिर से वही दिक्कत, पैरामैग्नेटिक वर्ड, जबकि क्लासरूम में हिंदी मीडियम में जब हम पढ़ते हैं तो हम दोनों वर्ड काम में लेते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। यहाँ इन्होंने इंग्लिश वर्ड को ही उसी रूप में यहाँ पर लिख दिया है, अनुचुंबकीय
यहाँ पे वर्ड और प्रतिचुंबकीय वर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, ये पैरामैग्नेटिक का मतलब यहाँ पैरामैग्नेटिक ही दे दिया गया है, जबकि हिंदी में इसको अनुचुंबकीय बोला जाता है। अब अनुचुंबकीय गुण सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, तो ये हमने क्लासरूम में अभी लास्ट के जो चैप्टर डी ब्लॉक हमने पढ़ा था उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसी का पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, तो ये निकालने का तरीका होता है कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर इन एलिमेंट्स का आता है तो आप इजीली इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो इनमें अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर आपके पास यहां पे हो जाता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से जानते हैं, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम यहां पे बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है इसके अंदर, और बाकी जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा होती है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा सक्रिय द्रव्यमान, सीधा सीधा जो हमने क्लास में आपको बहुत बार बताया था कि रूल्स अगर आपको याद हो ना हो, उनके साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने बहुत जरूरी है। यहाँ पे सीधा सक्रिय द्रव्यमान का नियम जो है ये किसने दिया था, तो हमने क्लासरूम में पढ़ा था कि सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम है ये दिया गया था हमें गुलबर्ग और वागे के द्वारा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 24 है वो किससे संबंधित है। फिर से वही बात हमने बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप किसी भी एलिमेंट की लास्ट पोजीशन कि वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से रिलेट करता है वो आप इजीली वहां पे बता सकते हैं। जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 24 है, हमें पता है कि परमाणु संख्या 20 कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम स्टार्ट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। हमने ये खास तौर पे अलग से पढ़ा था कि क्रोमियम और कॉपर जो हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस हैं। इनमें हमने हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स के स्टेबिलिटी का रूल लगाया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वायुमंडल द्वारा मृदा में चक्रित होता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा चक्रित होने वाला एलिमेंट। तो आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मली नाइट्रोजन जो है पादपों में जो पाया जाता है वो वायुमंडल में 3 तरीकों से उसको पृथ्वी पर लाया जा सकता है। पहला प्राकृतिक रूप से यानी बिजली के कड़कने से या चमकने से, दूसरा जो है वहाँ पे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन औद्योगिक रूप से, इंडस्ट्रियल रूप से भी किया जाता है, यूरिया वगैरह उर्वरक फर्टिलाइजर जो बनाए जाते हैं उनमें। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है बायोलॉजिकल मेथड, जिनमें कुछ हमारे पास बैक्टीरिया या कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ सहजीवी के रूप में, कुछ असहजीवी के रूप में। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल हो जाता है, आंसर जो हो जाता है वो है नाइट्रोजन। इसके अलावा नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यहाँ पे आपसे पॉलीमर पूछा गया है। पॉलीमर के चैप्टर में सीधा एक हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि पॉलीमर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ताप सुनम्य और एक ताप दृढ़। तो फिर से यहाँ पे वही बात आ गई कि हिंदी के वर्ड काम में नहीं लेके यहाँ पे वर्ड इंग्लिश का यूज किया जा रहा है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक 2 वर्ड होते हैं, इन्होंने एज इट इज वर्ड यहाँ पे काम में ले लिया है। थर्मोप्लास्टिक यानी जिसको आप वापस रीयूज कर सकते हो, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। बेकेलाइट हमने बात की थी कि नॉर्मली जिससे स्विच वगैरह बनाए जाते हैं इनको वापस रीयूज नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसको रीयूज किया जा सकता है वो हमारे पास आ जाता है पॉलीस्टाइरीन, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ फिर से इस बार जो पेपर है हमारा इसमें हिंदी और इंग्लिश का कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो आपको देखो कुछ वर्ड जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम दे दिए गए हैं, और कुछ वर्ड ऐसे भी मिलेंगे जिनका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से किया गया है जो कंफ्यूज नॉर्मली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनमें कंफ्यूजन पैदा करता है कि उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या लिख दिया गया। इसीलिए क्लासरूम में बार बार आपसे बोला जाता है कि ये जो चीज़ें हैं इनके लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी या इंग्लिश वर्ड पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई कार्बोनेट अयस्क है और उसको
अगर हमें धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग, यानी हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भर्जन और निस्तापन। यहाँ देखिए कि भर्जन के लिए या रोस्टिंग के लिए वर्ड और कैल्सिनेशन जो आपको दिया गया है। अब जब हमने वहां पे इनमें अंतर लिखे थे, जब इनको डिफरेंशिएट किया था, तब भी हमने वहां पे एक टेबल बना के लिखा था कि किस में कैल्सिनेशन होता है और किस में रोस्टिंग होती है। नॉर्मली कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। यहाँ पे आपको याद भी करवाया गया था कार्बोनेट कैल्सिनेशन। तो यहाँ कार्बोनेट से ही जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ जो राइट होता है आंसर वो है कैल्सिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। नॉर्मली जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और जो फंजाई है इनका उपयोग जैव उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जिनका नहीं किया जा सकता वो है हमारे पास में शैवाल, एल्गी जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेयरी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो दुग्ध प्रोटीन है उसकी सांद्रता को निम्न में से किस झिल्ली के द्वारा या मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। नॉर्मली दूध से अगर प्रोटीन अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो झिल्ली काम में लेनी पड़ती है वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हम उसको बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे कि किसका ऑक्साइड उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है। इस बार वर्ड आपको हिंदी में ही दिया गया है, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी जिसको हम बोलते हैं। उभयधर्मी मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों का काम कर सकता है। यहाँ एक चीज आपको समझाई गई थी कि जो एल्कलाई मेटल या क्षारीय धातु होती है उनके सारे ऑक्साइड लगभग क्षारीय होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर उनकी जो बेसिक नेचर है, क्षारीय गुण है, वो बढ़ता है। तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसका नेचर कैसा होगा कि उसका नेचर हमारे पास सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है बेरिलियम ऑक्साइड, और इसका नेचर हमारे पास यहाँ पे होता है उभयधर्मी। ऊपर से नीचे जाएंगे तो वहां पर क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से साम्यावस्था के चैप्टर से Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n। यहाँ आपको इतने एग्जाम्पल करवा के समझाया गया था कि आपको डेल्टा n कैसे निकालना है। ये जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे डेल्टा n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबसे पहले दिया जाता है प्रोडक्ट, उसमें से माइनस करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट के जो मोल्स दे रखे हैं आपको 2, और जो रिएक्टेंट है उसके मोल्स आपको दे रखे हैं कितने, यहाँ पे टोटल मोल्स हो जाते हैं 4। तो 2 में से अगर आप 4 घटाते हो तो आपके पास डेल्टा n की जो वैल्यू है वो आ जाती है -2। हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा Kp बराबर Kc RT की पावर -2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है कि जिंक जो है उसकी संयोजकता, हमने एक सारणी बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का एक खास गुण होता है कि उनकी जो संयोजकता है, उनकी जो वैलेंसी है वो बदलती है, लेकिन जो एलिमेंट हमारे पास जिंक है इसकी संयोजकता नहीं बदलती, इसकी संयोजकता सिर्फ 2 होती है। उसका एक ही रीजन है कि डी ब्लॉक का जो ये एलिमेंट है जिंक, उसमें पूर्ण डी कक्षक यानी कि उपकोष जो होता है वो पूरा भरा होता है। अब यहाँ पे फिर से जो टाइपिंग मिस्टेक मान लीजिए या फिर ये जो यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है उसका एरर मान लीजिए, वर्ड उपकोष आना चाहिए था जिसकी जगह आपको वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है उपधारा। अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं। यहाँ फिर से देखिए ये जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों के लिए फिर से वही बात की कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बुझे हुए चूने में पानी डालना है, ये यहाँ पे इसको फिर से आपको देखना पड़ता है इंग्लिश वाले क्वेश्चन में कि व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना, जबकि जो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आता है बिना बुझा हुआ चूना, और जो बुझा हुआ चूना होता है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं स्लैग्ड लाइम। तो ये क्विक लाइम का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना, जबकि यहाँ हिंदी में टाइप करते समय बिना शब्द जो है वो टाइप नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसके लिए हमें पता है कि जब चूने के ऊपर पानी डाला जाता है तो एनर्जी या हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जो हम आसानी से ये काफी सारे एग्जाम्पल में और प्रैक्टिकली भी आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो हो जाता है एक्सोथर्मिक हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कि अगर कोई जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है, चक्रीय है, तो उसके बाद उस प्रोसेस के अंदर
जो एनर्जी है वहां पे, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर अगर वो वापस आकर खत्म हो जाता है तो उस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन वो होते हैं जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करते, वो सिर्फ प्रक्रम की अवस्था पर निर्भर करते हैं। यहां अवस्था तो हम बोल रहे हैं कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया, तो अगर उसी लेवल पे वो वापस आ गया तो उसकी एनर्जी भी वापस वही एनर्जी हो गई। तो यहां पे एनर्जी में अब चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि सबसे स्टेबल जो कार्बोनेट है वो कौन सा कार्बोनेट है। तो हमारे पास सबसे स्टेबल कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आपको फिर से एस ब्लॉक के एलिमेंट में दिया गया है कि एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें, एस ब्लॉक के एलिमेंट में अगर हम इन एलिमेंट्स को याद करें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले जो एल्कलाई मेटल्स है, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जो हैं एल्कलाई अर्थ या सॉइल मेटल्स में से आ रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम वैसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हम बात नहीं करते। उसके जस्ट ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, वो एलिमेंट आ रहा है बेरियम। तो बेरियम जो है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका जो पॉजिटिव आयन है उसकी साइज बड़ी है। नेक्स्ट अगला जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कोलाइड के चैप्टर में से कि इनमें से कौन कौन सा कोलाइड है। कोलाइड रूबी ग्लास, आपको पता है सॉलिड में सॉलिड का यहाँ पे। फिर दूध की बात करते हैं तो ये भी पायस है, हमने इसको यहाँ पे पढ़ रखा है। अगला धुआं, धुएं में मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ में कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जो सॉल्यूशन नहीं है कोलाइडी सॉल्यूशन, हमारे पास एक ही एग्जाम्पल बचता है और वो एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरोफिल, पर्णहरित। नेक्स्ट अगला आपसे फिर से यहाँ पे अब पूछा गया है आपसे पॉलीमर वाले एग्जाम्पल से कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम। आपको एक सारणी दी गई थी जिसमें हमने जितने भी हमारे पास पॉलीमर हैं उनके नाम आपको प्रोवाइड करवाए गए थे, कॉमन नेम, उसका इंडस्ट्रियल नेम और अलग अलग जो उनको नामों से बुलाया जाता है। तो एग्जैक्ट वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम जो हमारे पास आता है वो आता है ऑर्लोन और एक्रिलीन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति विभिन्न प्रकार के अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम। तो यहाँ पे क्रम में हमने पढ़ रखा था प्लस आई इफेक्ट, जिसमें प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वहां पर उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। टर्सरी अल्कोहल के अंदर 3 एल्किल ग्रुप जो हैं वो वहां पे उस कार्बन से जुड़े रहते हैं जिस पे OH जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है किसकी, टर्सरी अल्कोहल की, और फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है हमारे पास में वो होता है प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फिर से आपका सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आ जाता है। इस सवाल के अकॉर्डिंग आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर मिट्टी विकसित होती है। नॉर्मली तो कई बार जो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है सॉइल केमिस्ट्री में कि इतने सेंटीमीटर मिट्टी को विकसित होने में टाइम कितना लगता है। इस बार इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है कि परिस्थितियों में, आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर मिट्टी बन सकती है। तो नॉर्मली वहां पे आपका आंसर जो है वो हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण हो सकता है आइडियल जो क्लाइमेट है, जलवायु है उसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एथिल क्लोराइड जब नवजात हाइड्रोजन से, नेसेंट हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है तो वहां पर अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनता है। अब सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें कि रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं एथिल क्लोराइड C2H5 और Cl। रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके प्रोडक्ट, एक यहां पे प्रोडक्ट जो है सब प्रोडक्ट निकलेगा HCl, और आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा C2H6। और C2H6 आप अच्छे से जानते हैं इसका नाम क्या होता है, एथेन। तो यहां पे आपका जो मेन उत्पाद होगा वो क्या प्राप्त होगा, एथेन। अगला, सूप और स्नैक्स जैसे उत्पादों में स्वाद को बढ़ाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग, खाद्य पदार्थ जो है इसका उपयोग, कौन से अम्ल का उपयोग वहां पे किया जाता है। तो यहां हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में या भोज्य पदार्थों में स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है
क्वेश्चन फिर से हमारा वही ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बार बार बोला था क्लास में, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहीं से ये सवाल लिया गया है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से यौगिक की रंगीन होने की, किसके यौगिक की रंगीन होने की अपेक्षा की जा सकती है। तो आपको समझाया गया था कि वो कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑब्वियसली रंगीन भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो ना तो रंगीन होगा, वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, और ना ही वो चुंबकीय गुण दर्शाता है, वो पूरी तरीके से प्रतिचुंबकीय होता है। तो यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहला ही एग्जाम्पल हमारा कॉपर फ्लोराइड, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास में +2, जो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हमारे पास कॉपर से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3D10 4S1। अगर इसको देखा जाए यहाँ पे तो ये तो कॉमन कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि कॉपर यहाँ पर पाया जा रहा है +2 स्टेट में, और +2 स्टेट का मतलब है हमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल यानी S से रिलीज होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा D से। तो अब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बचता है 3D9, और 3D9 का मतलब है कि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप सीरीज में पहला ही अटेम्प्ट करें, पहले ही ऑप्शन से, तो आप इजीली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं कि इसका आंसर होगा कॉपर फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, फिर से सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका सवाल है कि काली मिट्टी में दरार के लिए कौन सी मृत्तिका खनिज उत्तरदायी होती है। तो आप अच्छे से वहां पे पढ़ते हैं कि इसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो मोंट मेरिनोलाइट जो है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे है। नेक्स्ट अगला 2P कक्षा के पास है। अब ये सवाल फिर से हिंदी में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट सही तरीके से करना होता है कि 2P जो कोश है वहां पे आपको ये उसके लिए क्वांटम नंबर्स बताने हैं। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। नॉर्मली हम जानते हैं कि सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या या नॉर्म जो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, वो हमें यहाँ पे दिया गया है 2। और p जो है उसके लिए अगर हम देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आपको बताया गया था s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन हो जाता है 3। यहाँ पे n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू दे रखी है 1। अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो मेन प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम बात करें सोडियम बेंजोएट की, तो सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन सोडा लाइम से करवाने पर हमने आपको बताया था कि जब भी सोडा लाइम से हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल जाएगा सोडियम बेंजोएट से, तो यहाँ रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो थोड़ा सा आप रिएक्शन देख सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास ये इस तरीके से है बेंजीन, और उसके ऊपर बेंजोएट का फॉर्मूला COONA। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है सोडा लाइम, और आपको बताया गया था सोडा लाइम का मतलब क्या, ये 2 वर्ड जो है 2 अलग अलग कंपाउंड से लिए गए हैं, कास्टिक सोडा और लाइम स्टोन से। तो कास्टिक सोडा के लिए हम काम में लेते हैं NaOH प्लस CaO। इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोडक्ट रिलीज होगा वो होगा Na2CO3। अब अगर आप यहाँ पे Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट निकाल देते हैं तो आपके पास पीछे क्या बचता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, तो यहाँ पे H कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग में। और अगर ये बेंजीन रिंग में यहाँ पे सोडियम बेंजोएट में से NCOO निकल गया और उसमें H ऐड हो जाता है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। अगला जो आपके पास आता है IUPAC इनाम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, IUPAC इनाम पूछा गया है ईथर से। तो ईथर में हमें क्या कंसीडर करना होता है कि ईथर 2 तरह के होते हैं, सममित और असममित। सिमेट्रिकल ईथर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असिमेट्रिकल ईथर में हमें रूल का ध्यान होना चाहिए कि जो छोटा वाला ग्रुप होता है उसको एल्कोक्सी के रूप में लिया जाता है और बड़े ग्रुप को एल्केन के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ आपको जो छोटा ग्रुप दिख रहा है वो दिख रहा है मेथॉक्सी, और बड़ा जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो आ रहा है एथेन। तो हमारे पास यहाँ पे इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी एथेन, जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, मेथॉक्सी एथेन।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर से सॉइल केमिस्ट्री का सवाल है आपका कि पोटास के आकलन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सॉइल केमिस्ट्री में आपने उपकरण वगैरह सारे एक साथ पढ़े थे, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाता है फ्लेम फोटोमीटर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हाइड्रोजन बंधन अधिकतम पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंधन अगर हम बात करें तो ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जरूरी होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट। इनमें एलिमेंट है बट उसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ डाई इथाइल ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। मिथाइल क्लोराइड में वो एलिमेंट ही नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ट्राई इथाइल एमीन जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन वो वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो पाया जाता है एथेनॉल में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि सांद्र H2SO4 द्वारा उत्प्रेरित अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का बनना या एस्टर का निर्माण होना। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है एस्टर। एस्टर बनने की वजह से ही इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास आज केमिस्ट्री का जो है पेपर उसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है।